फिर मेरी बेयकीनी गम और गुस्से में बदलने लगी। गुस्से की शदीद लहर दिमाग से होते हुए दिल तक पहुंची। मुझे लगा अभी मेरा दिल बंद हो जाएगा। सीने में दर्द की शदीद लहरें उठ रही थी। मैं लड़खड़ाते वजूद के साथ कमरे से निकला और अपनी गाड़ी की तरफ तेज़ी से भागा, मगर सीने में उठती ठेसों ने मुझे बेहाल कर दिया। गाड़ी तक पहुंचते पहुंचते मैं दम होकर ज़मीन पर गिरा और चीख चीख कर रोने लगा। मैं मरना नहीं चाहता था। इस तरह मर गया तो अपने वालिदैन को क्या मुंह दिखाऊंगा। जो जिम्मेदारी उन्होंने मुझे सौंपी मैं उसको पूरा भी नहीं कर पाया। उनसे इतने वायदे लिए और वो वायदे तो क्या पूरे करता। मैंने दरिंदगी और जुल्म की इंतहा कर दी। वो मेरी इकलौती छोटी बहन थी, मुझसे पूरे 10 साल छोटी। वो 8वीं क्लास की स्टूडेंट थी जब मेरे वालिदैन की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, उस वक्त अपनी क्लास ले रहा था जब मुझे अपने वालिदैन के एक्सीडेंट की इतला मिली। मैं दीवाना वार भागता अस्पताल पहुंचा था। मेरे पहुंचने तक मेरी माँ दम तोड़ चुकी थी, जबकि मेरे बाप की भी सांसें बाकी थी। मेरा हाथ थामते हुए मुश्किल उखड़ती सांसों के दरमियान अब्बू बोले, अपनी बहन का ख्याल रखना ज़ुहैब, वो बहुत मासूम है। ज़माने की ऊंच नीच से कोसों दूर हमने उसे फूलों की तरह पाला है। मैं चाहता हूँ हमारे बाद तुम भी अपनी बहन को इसी तरह रखना और उसे कभी भी ये महसूस ना होने देना कि उसके वालिदैन उस दुनिया में नहीं रहे। तुम उसकी माँ और उसके बाप बन जाना। उसकी आंख में कभी भी आंसू ना आने देना। हमारे बाद तुम ही उसका आखिरी सहारा हो। मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ मेरी बच्ची से उसका आखिरी सहारा मत छीनना। मुझसे वायदा करो तुम कभी भी अपनी बहन को तनहा नहीं छोड़ोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हालात जैसे भी हों तुम हमेशा अपनी बहन का साथ दोगे। मुझसे वायदा करो तुम ये सब करोगे। मुझे तसल्ली दो ताकि मैं सुकून से अपनी आंखें बंद कर सकूं। मेरे बाप की बातों ने मेरा दिल चीर कर रख दिया था। मैंने रोते हुए कहा, अबू आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, खुद ही निम्रा का ख्याल रखेंगे। मगर अब्बू बेचैन थे और मुझे इल्तिजा करती नज़रों से देखने लगे। तब हिचकियों से रोते हुए मैंने अपने बाप से वायदा किया, मैं निम्रा को बहुत प्यार दूंगा, उसे अपनी बहन नहीं बेटी बनाकर रखूंगा। वायदा करने की देर थी, मेरे बाप ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उस रोज़ मैं दाड़े मार कर रोया था। माँ बाप की मौत मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी, मगर अपनी मासूम सी बहन की खातिर मुझे खुद को संभालना था। तब मैं बेमुश्किल खुद को मजबूत बनाते हुए अपने वालिदैन की मैयत लेकर घर पहुंचा। मेरा दिल तड़प रहा था, आंसू निकलने को बेताब थे, मगर मैंने खुद को संभाला। मैं जानता था निम्रा के लिए माँ बाप की मौत बर्दाश्त करना मुश्किल होगा। इसकी अज़ियत मुझसे कहीं ज़्यादा होगी। वो 13 साल की मासूम लड़की थी और अम्मी अब्बू की बहुत लाडली। अम्मी के साथ सोना, अब्बू की गोद में बैठकर खाना पीना और मेरे कंधे पर झूलना उसका पसंदीदा मशगला था। इतनी मासूम लड़की के लिए माँ बाप की मौत बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। मुझे लगा था मैं निम्रा को संभाल लूँगा, मगर ये मेरी खामख्याली थी। अम्मी अब्बू की मौत ने निम्रा को शदीद सदमा पहुंचाया था। उसका मासूम ज़हन ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाया और शदीद ज़हनी दबाव के तहत उसे झटके लगने लगे। मैं अपने वालिदैन की मौत का गम भुलाए निम्रा की फिक्र में लग गया। डॉक्टर मुसलसल निम्रा को बेहोशी के टीके लगा रहे थे ताकि उसका दिमाग पुरसकून रहे। उनका कहना था कि निम्रा के लिए झटका इतना शदीद था कि उसके दिमाग पर गहरा असर हुआ और अगर उसकी हालत नहीं संभली तो उसके पागल होने का खतरा था। इस बात ने मेरी रूह फना थी। माँ बाप को खोने के बाद मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं निम्रा को भी हमेशा के लिए खो देता। मैं रोते हुए डॉक्टर्स की मिन्नत समाजित करने लगा, वो किसी तरह निम्रा को ज़िंदगी की तरफ ले आए और डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे थे। तकरीबन 2 महीने अस्पताल ज़ेरे इलाज रहने के बाद निम्रा की हालत संभली। उसके बाद भी डॉक्टर्स ने मुझे सख्ती से बाखबर किया कि निम्रा बहुत हसास हो चुकी है, मामूली सा झटका भी नुकसान पहुंचा सकता है। बेहतर यही है कि किसी भी किस्म का ज़हनी दबाव उस पर ना आए। मैंने डॉक्टर की हिदायत पर अमल करते हुए निम्रा को बेहद प्यार और तवज्जो देनी शुरू कर दी। मुझे बस अपनी बहन ठीक ठाक चाहिए थी और इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था। मैंने अपनी तालीम के साथ नौकरी शुरू कर दी थी। यूं तो अब्बू का छोड़ा हुआ बैंक बैलेंस और 4 दुकानों से आने वाला किराया और अब्बू की नौकरी से मिलने वाली पेंशन हमारे लिए बहुत थी, मगर मैं जानता था कि अगर बैठकर खाया जाओ तो कानून का खजाना भी कम पड़ जाता है और अभी तो मुझे बहुत कुछ करना था। पहले ही निम्रा के इलाज पर बहुत पैसा खर्च हो चुका था, इसलिए ज़रूरी था कि मैं खुद नौकरी करता। मैं MBA का स्टूडेंट था, अपनी यूनिवर्सिटी का सबसे काबिल और होनहार तालिब इल्म, इसलिए पहली कंपनी में अप्लाई करने पर
मुझे नौकरी मिल गई। मैं चाहे जितनी भी मसरूफ़ होता, निम्रा के लिए वक्त ज़रूर निकालता था। निम्रा के लिए माँ बाप का सदमा झेलना बहुत ज़्यादा तकलीफ देह था, मगर मेरी मोहब्बत और तवज्जो ने निम्रा के ज़ख्म भर दिए। वो धीरे धीरे ज़िंदगी की जानब लौटने लगी। अब उसकी ज़िंदगी का महवर मेरे ही गिर्द घूमता था। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हसास हो चुकी थी और मुझसे बहुत प्यार करती थी। मेरे बेजा लाड प्यार के बावजूद भी निम्रा बिगड़ी नहीं थी, बल्कि बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। हर काम तरीके से करती थी। अपनी पढ़ाई में भी वो बहुत ज़्यादा लायक थी। उसकी वजह से मुझे कभी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। वो मेरी नाराज़गी से डरती थी और पूरी कोशिश करती कि ऐसा कुछ ना करे जिस पर मैं उससे नाराज़ हो जाऊं। मैं बहुत हैरान होता था कि उसको ये वहम क्यों है। मैंने तो कभी उसके साथ ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं की थी। शायद उसे ये खौफ था कि वालिदैन की मौत के बाद मैं बदल जाऊंगा। मैं बहुत कोशिश करता कि निम्रा पुरसकून रहे और ऐसा कुछ न सोचे, मगर फिर भी उसकी हसासियत ख़त्म नहीं हुई। निम्रा बीएससी की स्टूडेंट थी। जब ख़ानदान के बड़ों ने मुझे शादी का मशवरा दिया, उनका कहना था निम्रा जवान हो चुकी थी और जवान बहन भाई का अकेले घर में रहना ठीक बात नहीं थी। ये बात मेरे दिल को लगी और मैंने शादी के लिए हामी भर ली और मामू की बेटी हुमा का नाम लिया। मामू का घर हमारे घर के पास था। जब मैं घर से बाहर होता था तो हुमा के निम्रा के पास आ जाती और उसके साथ वक्त गुजारती। वो निम्रा का बहुत ख्याल रखती थी, उसे अच्छे अच्छे खाने खिलाती थी और हमारे घर के तकरीबन काम संभाले हुए थे। यही वजह थी कि मैंने हुमा का नाम लिया। मुझे ऐसी ही बीवी चाहिए थी जो निम्रा को ननद नहीं छोटी बहन समझकर उसके साथ प्यार से रही। अब मुझे ये खौफ नहीं था कि आने वाली निम्रा के साथ बुरा रवैया रखेगी। वक्त गुजरता गया और हुमा मेरी दुल्हन बनकर घर आ गई। मेरे सारे ख्यालात दुरुस्त साबित हुए थे। हुमा बहुत अच्छी लड़की थी। उसने अपनी मोहब्बत से मुझे आराम कर लिया, घर की सारी जिम्मेदारियां भी अपने सर ले ली और निम्रा को भी छोटी बहन की तरह संभालने लगी। वो निम्रा को कोई काम नहीं करने देती थी, बल्कि उसे बिठाकर खिलाती थी। हुमा की मोहब्बत पर मैं नाल हो गया था। हुमा ने सब कुछ बहुत एहसन तरीके से संभाल लिया था। वो हर वक्त निम्रा की फिक्र में लगी रहती थी। होना तो ये चाहिए था कि इतनी अच्छी भाभी को पाकर निम्रा खुश रहती, मगर मैंने महसूस किया कि मेरी शादी कुछ वक्त के बाद निम्रा खामोश रहने लगी। अक्सर ख्यालों में खोई हुई नजर आती और कभी कभार तो हुमा के साथ बहुत सख्त लहजे में बात करती थी। मैं उसके बदलते रवैये पर हैरान था। हुमा से कहता तो वो यही कहती थी, ये सब आपका वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। मज़ीद वक्त गुजरा तो निम्रा का चिड़चिड़ापन और झुंझलाहट खुलकर सामने। वो बरमला हुमा से नाराज़गी का इजहार करती, जबकि हुमा उसका बहुत ख्याल रखती थी। मेरे साथ भी हुमा अपनी बातों से ज़्यादा निम्रा की बातें करती थी। निम्रा को क्या हो गया था? अब तो हुमा भी परेशान और खामोश रहने लगी। मैंने हुमा से कहा कि अगर कोई भी बात या मसला हुआ करे तो मुझसे बात ज़रूर करे, मुझे इस पर भरोसा है। तब हुमा ने मुझे निम्रा की बदतमीजियों को बताया। उसने हुमा को कबूल नहीं किया था और ना ही उसको घर में बर्दाश्त कर रही थी। निम्रा का मिजाज बदल गया था। वो हुमा को तंग करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। निम्रा ने हमारा जीना हराम किया हुआ था। मुझे ये हकीकत पता चलने पर बहुत अफसोस हुआ। वो ऐसी तो नहीं थी, अब न जाने उसको क्या हो गया था। एक दो बार तो हुमा मेरे सामने रो दी थी कि निम्रा की नफरत और सर्द मिजाजी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। और तब मैंने निम्रा को नोट करना शुरू किया तो मुझे पता चला हुमा ठीक कह रही थी। निम्रा वाकया हुमा से नफरत करने लगी थी और मुझसे तो बात करती थी, मगर हुमा की किसी बात का जवाब नहीं देती थी और अक्सर औकात तो बदतमीजी से हुमा को कह देती, आप हमारे मामले में मत बोला करें। मैंने निम्रा को समझाने की कोशिश की तो मुझसे नाराज़ हो गई। उसके बाद तो ज़्यादातर वक्त अपने मोबाइल में घुसी रहती और हमारे साथ उठना बैठना छोड़ दिया। मैं निम्रा की वजह से बहुत परेशान रहता और हुमा से गुजारिश करता कि मेरी खातिर वो निम्रा के रवैये को नज़रअंदाज कर दिया करे, और हुमा मान भी जाती थी, मगर फिर निम्रा ने हद पार कर ली। हुमा हामला थी। ये खुशखबरी जानकर बहुत खुश था। हुमा का बहुत ख्याल रखता। निम्रा से भी गुजारिश की कि हुमा से लड़ाई ना किया करे, उसको ज़हनी सुकून की अशद ज़रूरत है। मेरी बात पर निम्रा खामोश हो गई तो मुझे लगा उसको मेरी बात समझ आ गई है। मगर एक रोज़ हुमा की हालत बिगड़ गई। अस्पताल ले जाने पर पता चला हुमा को माने हमल की दुआ दी गई है। ये सुनना था कि हुमा चीखते हुए कहने लगी, मुझसे अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं होता, मैंने बहुत बर्दाश्त की है निम्रा की बदतमीजियाँ, मगर उसने तो एहसास करने की बजाय मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया।
उसे मेरा वजूद आपके साथ अच्छा नहीं लगता तो मुझे कह देती, मैं आपको छोड़ देती, मगर मेरा बच्चा ना छीनती। उसी ने मुझे दूध का गिलास दिया और मेरी हालत बिगड़ी। मेरा सदमे से बुरा हाल हो गया था। निम्रा अपनी नफरत में इतनी गुजर गई कि मुझसे मेरी खुशी छीन ली। उसने मेरा एहसास भी नहीं किया। मैं बहुत रोया और घर आकर मैंने गुस्सा से निम्रा से बाज पुरुष की। पहले वो कितनी देर बेयकीनी से मुझे देखती रही, फिर तनफ्फर से बोली, हाँ किया है मैंने ऐसा, और अगली बार हुमा की जान लूँगी। निम्रा की बात पर मेरा दिमाग घूम गया और मैंने बिना सोचे समझे निम्रा के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। मैंने उसे औलाद की तरह पाला था, उसका सिला वो मुझे ये दे रही थी कि मुझसे मेरी खुशियाँ छीनने लगी। वो अच्छी तरह जानती थी मुझे बच्चे बहुत पसंद थे। शादी होते ही मैं औलाद की ख्वाहिश करने लगा था। मेरी बहन ही मेरी खुशियों की कातिल बन गई थी। उसके बाद मैं निम्रा से नाराज़ हो गया, मगर उस वक्त मेरी हैरत और तकलीफ़ की इंतहा नहीं रही जब निम्रा ने मुझे मनाने की बजाय उल्टा कमरे में बंद रहना शुरू कर दिया। मुझे दुख तो बहुत हुआ, मगर मैं बर्दाश्त करता गया। मुझे निम्रा बहुत अजीज थी। मैंने हुमा से कहा कि वो अपना काम करके कमरे में चली जाया करे। निम्रा के लिए मैंने मुलाजमा का बंदोबस्त किया जो निम्रा के सारे काम कर जाती। कुछ वक्त गुजरा तो हुमा ने एक और इंकशाफ किया। निम्रा कॉलेज के बाद बहुत देर से घर आने लगी थी। उसकी छुट्टी 2 बजे होती थी, जबकि वो 5 बजे घर आती है और घर आकर भी मोबाइल पर मसरूफ़ रहती है। हुमा की बात पर मुझे शदीद झटका लगा था। उस बात की तस्दीक के लिए मैं एक रोज़ 2 बजे घर आ गया। हुमा बिल्कुल ठीक कह रही थी। उस रोज़ भी निम्रा 5 बजे घर आई। घर में मुझे बैठा देखकर उसके चेहरे का रंग एक पल को बदला, मगर दूसरे ही लम्हे सर झटकर वो कमरे की तरफ चली गई और तब गुस्से से मेरा बुरा हाल हो गया था। मोमानी अक्सर मुझे कहती थी कि जवान खून है, उस पर नज़र रखा करो, मगर मैंने मोमानी की बात सुनकर नज़रअंदाज कर देता। बल्कि कई बार तो सख्त लहजे में उनको टोक भी चुका था कि मेरी सास है, सास रहे, माँ बनने की कोशिश ना करें और ना मेरी बहन के किरदार को मशकूक करने की कोशिश करें। मुझे बेहतर पता है कि मैंने अपनी बहन के साथ कैसे रहना, मगर आज मुझे एहसास हो रहा था कि वो बिल्कुल ठीक कहती थी। मैंने निम्रा को हद से ज़्यादा डील दी हुई थी। फिर मैंने निम्रा पर सख्ती शुरू की और पहली फुर्सत में उससे मोबाइल छीन लिया। उस बात ने निम्रा को गुस्से से पागल कर दिया था। उस दिन वो चीख चीख कर रही और बुलंद आवाज़ में हुमा को गालियाँ दी, उसके मरने की दुआएं मांगी। मैं हैरत और बेयकीनी से अपनी बहन का ये रूप देख रहा था। जाने वो किस किस्म की कंपनी में उठने बैठने लगी थी। उसे रिश्तों की पहचान भी नहीं रही। वो जिस बाई की नाराज़गी के डर से कभी कोई गलत हरकत नहीं करती थी, आज उसी बाई का लिहाज किए बिना वो ऐसी फजूल बातें बोल रही थी। उसको उस तरह रोता देखकर हुमा भी रोने लगी और मुझसे कहा, ऐसा मत करें, अभी ना समझा समझ जाएगी। उससे मोबाइल मत छीने वरना वो ज़्यादा बिगड़ जाएगी। और मैं हैरान रह गया। हुमा इतनी ज़रा वाली थी, निम्रा उसे गालियाँ और बददुआएं दे रही थी, और एक वो थी जो अब भी निम्रा की फिक्र कर रही थी। हालांकि उसकी आंखों में आंसू थे। निम्रा के रवैये से दुखी हुई थी। मैंने हुमा को सीने से लगाया और कहा, तुम फिक्र नहीं करो, मेरी बहन है, मैं उसे संभाल लूँगा, तुम बस अपना ख्याल रखा करो। मुझे लगा था मेरी सख्ती करने पर निम्रा समझ जाएगी और वैसे ही करेगी जैसा मैं चाहता था, मगर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब एक रोज़ अचानक निम्रा घर से गायब हो गई। मैं ऑफिस में बैठा था जब हुमा की कॉल आई। वो रो रही थी। मैं परेशान सा घर की तरफ भागा। घर पहुंचे तो हुमा ने मुझे एक खत थमाया जो निम्रा छोड़ गई थी। उसमें लिखा था, मैं जिसे पसंद करती हूँ उसके साथ जा रही हूँ। आप मुझसे मोबाइल छीन कर मुझे मेरे इरादों से बाज नहीं रख सकते। पहले आपकी बीवी ने मेरी ज़िंदगी तंग की हुई थी, हर वक्त मुझ पर नज़र रखती थी, मगर अब उस शख्स के बगैर रहना नामुमकिन है, इसलिए मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। मुझे आपकी और इस घर की ज़रूरत नहीं है। मेरे पीछे आने की कोशिश भी मत करना, मैं आपको कभी नहीं मिलूँगी। ये खत पढ़कर मेरे ओसान खता हो गए। मेरे सर में धमाके होने लगे। शदीद ज़िल्लत और शर्मिंदगी के मारे मेरा सांस रुक रहा था। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था निम्रा इस तरह मेरे सर में खाक डालेगी। और तब हुमा ने मुझे कहा, इसीलिए अम्मी कहती थी निम्रा पर नज़र रखें, मगर आपको अम्मी की बात बुरी लगती थी। अब नतीजा आपके सामने है। वो हमारी इज्जत खाक में मिला गई है। मुझे इसकी फ़िक्र है कहीं वो खुद को नुकसान ना पहुंचा ले। हुमा रो रही थी जबकि मैं पत्थर हो चुका था। 2 दिन सदमे की हालत में कमरे में बंद रहने के बाद मैंने कहा, आज के बाद इस घर में निम्रा का नाम ना सुनूं, मेरे लिए वो मर गई है। हालांकि ये बात कहते हुए मैं कांप गया था, मगर जो कुछ वो कर चुकी थी उसके बाद मेरा यही रद्द-ए-अमल बनता था। मेरे कंधे झुक गए थे। मैं अब इस घर से मुँह छिपाकर निकलता, यही खौफनाक था
کہ دنیا والے مجھ سے پوچھیں گے میری بہن نے کیا کیا۔ بہن کی حرکت نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، تنہائیوں میں اکثر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتا۔ نمرا سے میری محبت نفرت میں بدل گئی، اور تب ایک ہفتے بعد نمرا گھر آ گئی۔ اتوار کا دن تھا، میں گھر پر تھا۔ جب بیرونی دروازہ بجا، ہما نے دروازہ کھولا تو نمرا کھڑی تھی۔ اس کو اچانک سامنے دیکھ کر مجھے شدید غصہ آیا اور اس کی ڈٹائی پر حیرت ہوئی۔ وہ گھر سے بھاگی تھی اور پورا ہفتہ نہ جانے کدھر رہ کر واپس آئی تھی۔ اس پر یہ عالم تھا کہ بڑے مزے سے اندر داخل ہو کر اونچی آواز میں سلام کیا اور اپنے کمرے میں جانے لگی۔ میں غصے سے پاگل ہو گیا اور چیل کی طرح نمرا پر جھپٹا اور تھپڑوں سے اس کا منہ لال کر دیا۔ وہ اس اچانک آفتاب سے بکھرا گئی، لڑکھڑاتے ہوئے دور جا کر گری اور پھر خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میرے تھپڑوں سے اس کے گال پھٹ گئے تھے، ان سے خون آ رہا تھا، مگر مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ میں نے اسے بازو سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے دروازے سے باہر نکالتے ہوئے کہا، جہاں اتنے دن لگا کر آئی ہو اب بھی وہیں جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، میرے لیے تم مر چکی ہو۔ جب تم نے میری عزت کا خیال نہیں کیا تو اب میں بھی احساس نہیں کروں گا اور نہ پوچھوں گا کہ کتنی ذلت جھیل کر واپس آئی ہو۔ باپ کی جائیداد میں تمہارا حق تھا اور رہے گا، اور پیسے تمہارے اکاؤنٹ میں باقاعدگی سے ٹرانسفر ہوں گے، اس سے زیادہ کی امید مت رکھنا۔ نمرا ہکا بکا کھڑی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میری بات پر تڑپ کر بولی، بھائی میری بات تو سنیں۔ مگر میں نے اس کی بات نہیں سنی اور اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا، مجھے ایسی بہن نہیں چاہیے تھی۔ نمرا کو اپنی زندگی سے بے دخل کرنے کے بعد میں نے خود کو کام میں مصروف کر لیا، زیادہ تر وقت گھر سے باہر رہتا۔ ہما مجھ سے شکوہ کرتی کہ میں اسے وقت نہیں دیتا۔ میں شرمندہ ہوتا، مگر چاہ کر بھی اپنے خول سے باہر نہیں نکل پا رہا تھا۔ مجھے نمرا یاد آتی تھی۔ پھر ان اداس دنوں میں ہما نے مجھے خوشخبری سنائی، وہ پھر سے ماں بننے والی تھی۔ انتہائی تکلیف دہ دنوں میں یہ پہلی خوشی تھی جس نے مجھے مسکرانے پر مجبور کیا۔ میں خوش تھا اور دن رات ہما کا خیال رکھنے لگا۔ میں نے اس کے کھانے پینے احتیاط میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس کا خیال رکھنے کے لیے میں نے گھر میں 2 نوکرانیاں رکھیں۔ ڈاکٹروں نے بہت احتیاط بتائی تھی اور میں پوری احتیاط کر رہا تھا۔ ہما کے حمل کو 8واں مہینہ لگ چکا تھا۔ میں بہت بے صبری سے اپنے بچے کی ولادت کا انتظار کر رہا تھا۔ تبھی ایک روز ہما کا پیر پھسلا اور وہ گر گئی۔ میں اسے فوراً ہسپتال لے کر دوڑا تھا۔ اس کی حالت بہت تشویشناک تھی۔ ڈاکٹروں نے بہت کوشش کی مگر میں اولاد کی خوشی سے محروم ہو گیا۔ میرا بچہ بھی نہیں رہا اور ڈاکٹرز کے مطابق ہما ہمیشہ کے لیے بانجھ ہو چکی تھی۔ ہما کی حالت بہت خراب تھی، اس لیے اسے بچے کی موت کا پتہ نہیں چلا۔ طبیعت سنبھلنے پر جب اسے گھر لائے تو تب اسے یہ تکلیف دہ خبر سنائی۔ یہ خبر سنتے ہی ہما پاگلوں کی طرح چیخنے لگی۔ میں اسے دلاسا دینے کے لیے آگے بڑھا مگر اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ نے مجھے ساکت کر دیا۔ وہ رو رہی تھی اور ممانی سے کہہ رہی تھی، مجھے میرے اعمالوں کی سزا ملی ہے، امی میرے ساتھ یہی ہونا تھا، میں نے نمرا کو گھر سے نکلوا دیا۔ میں نمرا کے ساتھ برا رویہ رکھتی تھی، اس کا دل دکھاتی اور زہیب کو یہی کہتی وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ وہ مجھ سے ڈرتی تھی، بھائی کو کھونے سے ڈرتی تھی۔ میں نے اس سے اس کا بھائی چھین لیا اور مجھے سزا مل گئی۔ وہ مجھ سے پیار کرتی تھی، اپنے بھائی سے عشق کرتی تھی، مگر میں نے چھوٹی سی بات کو انا کا مسئلہ بنایا۔ میرا رشتہ ہونے پر اس نے اپنی دوست کو کال کی، بھائی کے رشتے کا بتایا، کہا میرا بہت دل تھا تمہاری آپی کو اپنی بھابھی بناتی مگر بھائی کو پسند ہما ہے۔ میں نے اس کی کال سن لی، بس اس سے بیر باندھ لیا، حالانکہ اس نے بس اپنے دل کا حال دیا تھا مگر مجھ سے کبھی برا رویہ نہیں رکھا، مجھے دل سے اپنایا۔ اپنے بھائی کی خوشی میں دل سے خوش تھی مگر میں نے اس سے اس کی زندگی ہی چھین لی۔ نمرا کی زہیب سے محبت مجھ سے برداشت نہیں ہوئی، میں اسے اپنی زندگی سے نکالنا چاہتی تھی۔ تب میں نے گھنونا کھیل کھیلا، میں نے خود ہی دودھ میں دعا ملائی تھی۔ میں جانتی تھی بھائی کی باز پرس اس کو متنفر کرے گی، وہ ضد اور غصے میں وہی بولے گی جو میں بلوانا چاہتی تھی۔ وہ اتنا غصہ ہوئی کہ اس نے وہ گناہ تسلیم کر لیا جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ اس کا کسی لڑکی کے ساتھ چکر نہیں تھا اور نہ ہی وہ کچھ غلط کرتی تھی۔ وہ تو میرے سرد رویے کی وجہ سے غمگین رہتی تھی مگر میں نے غلط تاثر دیا۔ میرے لیے نمرا کو برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ اس کے ہوتے ہوئے زہیب نہ میری طرف دیکھتے نہ میری کوئی بات کرتی، ان کی زبان پر نمرا کا ذکر رہتا۔ اس بات نے مجھے زہریلا بنایا۔ اس روز وہ گھر سے نہیں بھاگی تھی، اس کے کالج کا ٹرپ جا رہا تھا۔ میں نے ہی اسے کہا تھا
کہ وہ چلی جائے۔ میں نے زہیب سے اجازت لے لی ہے۔ وہ نہیں جانا چاہتی تھی، وہ چاہتی تھی زہیب سے اجازت لے، مگر میں نے اسے اس طرح راضی کیا کہ میری بات مان کر وہ چلی گئی۔ اور میں نے ہی اس کی لکھائی میں خط لکھا تھا۔ وہ ہفتہ اس نے کالج ٹرپ پر لگایا تھا، اس لیے واپسی پر نارمل تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ میں نے اس کے لیے کیسا جال بچھایا تھا۔ اور دیکھیں امی، اللہ نے مجھے کیسی سزا دی، مجھے ہمیشہ کے لیے اولاد کی نعمت سے محروم کر دیا۔ ایک یہی خوشی تھی جو زہیب کو ہمیشہ کے لیے میرا بنا سکتی تھی۔ میں زہیب سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ امی، آپ نے مجھے سمجھانے کی بجائے میرا ساتھ دیا، دیکھیں میری زندگی اجڑ گئی۔ ہما کے الفاظ تازیانے کی طرح لگے تھے۔ مجھے اپنا باپ یاد آ گیا، اپنے باپ سے کیا آخری وعدہ یاد آ گیا، اپنی بہن کی معصومیت یاد آ گئی۔ وہ پل یاد آیا جب دروازے کے باہر کھڑی بے بسی کی انتہاؤں پر تھی اور مجھے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتی تھی۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے پلٹا اور نمرہ کو ڈھونڈنے جانے لگا، مگر گاڑی کے پاس پہنچتے ہی زمین پر گر گیا اور تڑپنے لگا۔ ماموں ممانی نے مجھے ہسپتال پہنچایا۔ مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ 15 دن میں ہسپتال میں رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو نمرہ میرے پاس موجود تھی۔ ہما اسے ڈھونڈ لائی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ نمرہ گھر سے نکالے جانے کے بعد اپنی دوست کے گھر رہ رہی تھی۔ نمرہ کو سامنے دیکھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رویا اور نمرہ کے آگے ہاتھ جوڑ لیے۔ میں نے اپنی معصوم بہن بہت ظلم کیا تھا۔ میرے جڑے ہاتھ دے کر نمرہ تڑپ اٹھی، میرے ہاتھوں کو چومتے ہوئے کہنے لگی، بھائی میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، آپ مجھے شرمندہ نہ کریں، پلیز ٹھیک ہو جائیں، میرے لیے آپ سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے، جو ہوا اسے بھول جائیں، میں ٹھیک ہوں، اپنی دوست کے گھر ہی رہنا چاہتی ہوں۔ نمرہ کی باتوں نے مجھے میری نظروں سے گرا دیا۔ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا اس نے ایک پل بھی نہیں لگایا مجھے معاف کرنے میں۔ میں نے اپنی بہن کو سینے سے لگایا، تب میری نظر ہما پر پڑی جو پر امید نظروں سے میری جانب دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ میری بہن کو مجھ تک پہنچا کر اس نے اپنے لیے میرا دل صاف کر لیا، مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ جو کچھ وہ ہمارے ساتھ کر چکی تھی اس کے بعد اس کا گھر میں رکنا نہیں بنتا تھا، اور میں اچھی طرح جانتا تھا اسی کی وجہ سے نمرہ گھر نہیں آنا چاہتی تھی۔ میں نے اسی وقت ہما کو طلاق دی اور اپنی بہن کے ساتھ گھر آ گیا۔ اب مجھے اپنی بہن کو وقت دینا تھا اور میری زندگی میں نمرہ کے علاوہ کسی اور کی جگہ نہیں بچی تھی۔ میں اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچنے والا تھا۔